सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन क्या है, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, इनके बारे में जानकारी ली थी। पावर ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है वो समझ लिया था। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। इस क्लास के अंदर हम लोग पावर ट्रांसमिशन में जो मुख्य भूमिका निभाता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाता है उस मेन पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग पावर को प्रोड्यूस करते हैं किसी सोर्स में और उसको एक लंबी दूरी तक ले जाना है। बात करें मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की तो ऐसी लंबी दूरी तक ले जाने के लिए ना गियर सिस्टम काम में आती है, ना ही पावर स्क्रूज काम में आते हैं, ना ही कपलिंग्स काम में आती है ज़्यादातर, ना ही क्लचेस आते हैं, ना ही चेन स्प्रॉकेट आते हैं, क्योंकि हर एक की एक सीमा है या लिमिट्स है। कभी कभी कुछ तय की गई दूरी तक ले जाने के लिए कपलिंग्स को एज अ सपोर्टिव मीडिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाकी सभी जो एलिमेंट्स है वो वहाँ पे फेलियर हो जाते हैं, उनके दायरा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पावर को प्रोड्यूस होने के बाद लंबी दूरी तक जहाँ पे ले जाना है मोस्टली, या फिर इन पावर ट्रांसमिशन करने वाले एलिमेंट्स को जिसका सपोर्ट दिया जाता है, जिनके ऊपर इसको बिठाया जाता है, उस मेन पार्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं, जिसको हर किसी मशीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाते समय। तो वो पार्ट जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं शाफ्ट। तो पावर जो मशीनों को या मशीनों के अंदर दी जाती है, ये दो तरीके से दी जाती है। तो ये दो तरीके कौन से हैं? पहला तो है बाय इंडिविजुअल मोटर्स। दो तरीके से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है या दिया जाता है। तो इंडिविजुअल मोटर के जरिए दिया जाता है। और दूसरा जो है ये बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट के मदद से, मतलब बाय इंडिविजुअल मोटर्स और बाय मेन शाफ्ट और बाय काउंटर शाफ्ट। तो अलग मोटर के द्वारा भी पावर को दिया जाता है, एक तरीका ऐसा है। और दूसरा तरीका ऐसा है जिसमें मेन शाफ्ट का इस्तेमाल करके या काउंटर शाफ्ट का इस्तेमाल करके पावर को दिया जाता है। तो ये दो तरीके से पावर जो होती है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में दी जाती है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल मोटर की, बाय इंडिविजुअल मोटर, तो इसमें प्रत्येक मशीन के साथ अलग अलग मोटर लगी होती है, जिससे पावर को बेल्ट, चेन, गियर, कपलिंग इनके द्वारा ट्रांसमिट करके मशीन के स्पिंडल को चलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे ड्रिलिंग मशीन के बारे में। और अगर हम लोग कहें कि बाय मेन शाफ्ट और बाय काउंटर शाफ्ट, तो इसमें कई मशीनों को ग्रुप में और लाइन में फिट किया दिया जाता है या फिट किया हुआ रहता है। और प्रत्येक मशीन को एक काउंटर शाफ्ट से बेल्ट या चेन से जोड़कर पावर दी जाती है। काउंटर शाफ्ट को बेल्ट या चेन के द्वारा मोटर के साथ जोड़कर पावर दी जाती है। तो पावर को ट्रांसमिट करने वाले जो एलिमेंट्स है, जैसे कि शाफ्ट, पुलीज, बेल्ट, कपलिंग, गियर, चेन, कैम, वायर रोप, क्लच, बेयरिंग, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर एक एक एग्जाम्पल्स देखे थे। अभी इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि शाफ्ट जो है, शाफ्ट क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो शाफ्ट एक स्टील की बनी हुई गोल रॉड होती है, जिसका मुख्य प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इस पर पुली या गियर आदि को फिट कर दिया जाता है, जिससे इसकी चाल के साथ पुली या गियर को घुमाया जा सके। और इसे सहारा देने के लिए बेयरिंग या बेयरिंग हाउसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ लोग प्लमर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो शाफ्ट है, इन शाफ्ट के कुछ प्रमुख टाइप है, मुख्य प्रकार है। और ये जो मुख्य प्रकार है ये कौन से है, तो नीचे दिए गए हैं।
ये 4 टाइप्स, फर्स्ट मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं मेन शाफ्ट। इस प्रकार का शाफ्ट वहां पे मुख्यतः इस्तेमाल में या प्रयोग में लाया जाता है जहां पर ग्रूव में या ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही साथ शाफ्ट से पावर देनी होती है। इस शाफ्ट को मोटर के साथ बेल्ट या चेन के साथ जोड़ दिया जाता है। इस शाफ्ट पर कई पुलिया फिट रहती है, पुलिया जिनके थ्रू हम लोग बेल्ट ड्राइव को चला सकते हैं, पुलिया जिसके ऊपर बेल्ट को बिठाया जाता है या रोप को बिठाते हैं वो, जिससे पावर को काउंटर शाफ्ट पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है और काउंटर शाफ्ट से पावर को मशीनों के या मशीन के स्पिंडल तक ले जाकर मशीनों को चलाया जाता है। सो मेन शाफ्ट जो होते हैं वो मेन शाफ्ट कैसे होते हैं तो दिखाया गया है। मेन शाफ्ट के एग्जांपल्स दिखाए किस तरीके से मेन शाफ्ट होते हैं। ये मेन शाफ्ट के एग्जांपल्स है जिनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को पर्टिकुलर ड्राइव तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो काउंटर शाफ्ट कहलाता है। सो काउंटर शाफ्ट इस प्रकार का शाफ्ट वहां पर प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल में लाया जाता है जहां पर ग्रुप में लगी हुई मशीनों को एक ही मेन शाफ्ट से पावर देनी होती है। मेन शाफ्ट से पावर काउंटर शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट से पावर मशीन तक ट्रांसमिट की जाती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। काउंटर शाफ्ट का एग्जांपल यहाँ पे दिखाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर शाफ्ट। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखेंगे ड्राइंग नंबर 2, यहाँ पे हर एक ड्राइंग के लिए एक नंबर दिया है तो उनको दिखाता है। जैसे कि मेन शाफ्ट के लिए 1 नंबर है तो मेन शाफ्ट कहाँ पे है तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। दूसरा है काउंटर शाफ्ट, तो 2 नंबर से उसको दिखाया गया है। तो ये काउंटर शाफ्ट के एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे ट्विन पावर काउंटर शाफ्ट दिखाया गया है। मतलब क्या है, इनपुट देने वाला जो मेन शाफ्ट है यहाँ से वो पावर आ रही है, मेन शाफ्ट से पावर आ रही है, वो यहाँ पे ली जा रही है काउंटर शाफ्ट में, और काउंटर शाफ्ट में उसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और फिर यहाँ से वो मशीन की तरफ आउटपुट शाफ्ट जो है, आउटपुट शाफ्ट क्या दिखाता है कि यहाँ से वो आगे मशीन की तरफ पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। ये एक सिस्टम है जहाँ से पावर एक जगह पे इस्तेमाल में लाई जाती है या बनाई जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेन शाफ्ट के थ्रू। और काउंटर शाफ्ट के थ्रू मशीनों के अलग अलग पुर्जों तक उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। काउंटर शाफ्ट क्या काम करता है, तो हर एक मशीन के लिए अलग अलग काउंटर शाफ्ट होता है जो मेन शाफ्ट से पावर लेता है और मशीनों के अलग अलग पुर्जों तक उसको पहुंचाने का काम करता है या अलग अलग पुर्जों के तरफ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। सो काउंटर शाफ्ट कहाँ पे क्या काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, कैसे दिखते हैं ये मैंने आपको दिखाया एक्चुअल कंडीशन में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो इसका टाइप है उसको कहा जाता है क्रैंक शाफ्ट। सो इस प्रकार का शाफ्ट जो होता है ये या उसके जो चलने की जो तरह होती है या मेथड होती है ये इसेंट्रिक होती है, वो इसेंट्रिक चलता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है तो ऑटोमोबाइल इंजिन्स के अंदर, बड़े बड़े इंजन जो होते हैं उसके अंदर इन शाफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट। कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, उसके घूमने की जो तरह होती है वो कैसे होती है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक के 2 वर्ड्स होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर से गोल घूमना, और इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर छोड़ के गोल घूमना। तो ये हमेशा अगर हम लोग देखेंगे इसकी बिना बनावट ऐसी होती है कि ये कभी सेंटर से गोल घूमता ही नहीं है, क्योंकि इसके सेक्शन जो होते हैं आगे और पीछे जहाँ पे उसको माउंट किया जाता है उनको छोड़ के बाकी पूरा जो उसका सेक्शन होता है ये देखो कैसे रहता है, सेंटरलेस रहता है। उनको खुद का एक सेंटर होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये क्रैंकशाफ्ट कैसे घूमता है तो इसेंट्रिक घूमता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट कहाँ पे इसको बिठाया गया है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर ट्रांसमिशन मेथड में, तो मोस्ट ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स इंजिन्स के अंदर। और ये जो सिरे देख रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर क्या माउंट होता है, किसको बिठाया जाता है, जो पिस्टन्स होते हैं उन पिस्टन्स को बिठाया जाता है, और पिस्टन रॉड जो होता है यहाँ पे वो लॉक हो जाता है इनके थ्रू, और इसका सपोर्ट लेके वो घूमता है। नेक्स्ट जो है वो है स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
नंबर 4 यहाँ पे और यहाँ पे भी स्प्लाइंस बने हुए हैं। अगर हम लोग देखेंगे इस फिगर में भी स्प्लाइन बने हुए हैं। तो स्प्लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन झिर्रीदार जो पार्ट बनाए जाते हैं या उस पार्ट के एंड में जो झिर्रियाँ बनाई जाती है इस प्रकार से, वो चाहे अंदर भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है या एंड में भी हो सकती है। तो ये जो स्प्लाइन शाफ्ट है, इस शाफ्ट की जो सरकमफरेंस होता है या परिघ होता है, उसके ऊपर एक्सिस शाफ्ट का जो होता है उसके समांतर लंबाई में स्लॉट बने हुए रहते हैं, कई लाइंस बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग ग्रूव बोल सकते हैं। तो ये जो स्लॉट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्प्लाइन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे वो दिखाए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लाइंस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इस शाफ्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है ये ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, स्प्लाइन शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट से। तो जैसे अभी तो हमारे पास में क्या हो गया, ऑटो स्टार्ट बाइक्स आ गई कि बटन दबाओ गाड़ी चालू हो गई, लेकिन पहले हम लोगों को किक से उसको चलाना पड़ता था। तो किक का पावर आपके इंजन तक पहुंचाने के लिए वाया गियर बॉक्स क्या किया जाता था, जब आप उसको किक मारते तो वो स्पार्क जनरेट करता था। वो स्पार्क जनरेशन के लिए आपको किक मारना जरूरी था, जिससे आपकी गाड़ी चालू हो जाती थी। तो उस समय पे जब आप एक्सेलेटर देते थे तो पर्टिकुलर फ्यूल जो होता था वो एक्सेलेट होके कहाँ पे आता था, आपके इंजन के अंदर आता था, पिस्टन जहाँ पे है उसके ऊपर वो आता था। बाद में आपकी किक की वजह से वहाँ पे स्पार्क गिरता था, वो जलता था और इंजन आपका चालू हो जाता था। तो ये जो मेथड है, वो मेथड को स्टार्ट करने वाला जो पेडल होता है, किक होती है, वो किक जहाँ पे बिठाई गई रहती है, वो जो शाफ्ट होता है वो कौन सा होता है, स्प्लाइन होता है। इसके अलावा बड़े साइज का जो स्प्लाइन है, ये बड़े साइज का स्प्लाइन कहाँ पे होता है, तो जो आपका गियर बॉक्स है जो चलता है उसके ऊपर एक चेन स्प्रॉकेट लगी हुई रहती है, स्प्रॉकेट लगी हुई रहती है। बाद में उस स्प्रॉकेट के ऊपर हम लोग चेन बिठाते हैं और उस चेन ड्राइव से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है हमारे पहियों तक, पीछे वाले पहियों तक, टू व्हीलर में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे वो जो चेन ड्राइव जहां पे बैठी हुई रहती है, वो बिग साइज का एक स्प्रॉकेट या स्प्लाइन शाफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सभी एग्जांपल्स देखे हैं जिनके जरिए या जिनका इस्तेमाल किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में। फर्स्टली मेनली जिसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। तो शाफ्ट क्या है ये समझ लिया, उसके टाइप्स कितने हैं ये भी हम लोगों ने इसके अंदर जान लिया, जैसे कि मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट। उनको कौन से मेटल से बनाया जाता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है ड्राइविंग सिस्टम। सो ड्राइविंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की है और समझ लिया है। इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम और कंबाइंड ड्राइव सिस्टम। इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम क्या है और कंबाइंड ड्राइव सिस्टम क्या है। इंडिविजुअल में मैंने पहले ही बताया है कि पावर जनरेट होती है और उसको डायरेक्टली उस शाफ्ट की तरफ या स्पिंडल की तरफ भेजा जाता है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल। और कंबाइंड में मतलब क्या होता है, शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे मेन शाफ्ट होता है फिर कंबाइंड शाफ्ट होता है। मेन शाफ्ट में क्या होता है, वो पावर एक मोटर से ट्रांसमिट की जाती है मेन शाफ्ट के ऊपर और बाद में उसको काउंटर शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। फिर काउंटर शाफ्ट क्या काम करता है, तो पावर को अलग अलग पुर्जों तक भेजने का काम करता है और जिसकी वजह से मशीनों के अलग अलग पुर्जों को चलाया जाता है या एक साथ बहुत सारी मशीनों को एक ही मोटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो ये सभी होते हैं, लेकिन इनके अंदर ताकत कम मिलती है। इन बाकियों में अगर हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में, तो ताकत मशीनों के अंदर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि चलाने वाला जो सोर्स होता है, मेन मोटर जो होती है, वो जो पावर देती है वो पूरी पावर कहाँ तक आ जाती है, उस ड्राइव सिस्टम को मिलती है और जिसकी वजह से जो ताकत वहाँ पे मिलती है काम करने के लिए वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू कंबाइंड ड्राइव सिस्टम। सो कंबाइंड ड्राइव सिस्टम जो थी ये पुराने ज़माने में थी। उस समय पे मोस्ट ऑफ ऑल बेल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था और मशीनों को चलाया जाता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, बहुत सारे नए नए तकनीकों को इस्तेमाल में लाया गया है और जिसकी वजह से कंबाइंड ड्राइव सिस्टम जो है ये मोस्टली बहुत सारी जगहों से आउटडेटेड हो गई है और वहाँ पे इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में हर एक मशीन को चलाने के लिए इंडिविजुअल ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल ड्राइव्स मतलब मोटर्स, उनके ज़रिए हर एक मशीन अलग तरीके से चलती है। हर एक मशीन को अपनी एक मोटर होती है जिसके ऊपर वो चलने का काम करती है और
उन सभी इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के ज़रिए चलने वाली जो मोटर्स होती है उनको, या मशीन्स होती है उनको चलाने वाले जो भी ड्राइव सिस्टम्स है उनको चलाने के लिए वहाँ पे एक स्विच दिया गया रहता है, जिसके वजह से कोई भी ऑपरेटर्स उन मशीनों को उनकी तरफ जाके डायरेक्टली ऑन और ऑफ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए किसी और जगह पे जाके उसको स्टार्ट सिस्टम को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, या किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि ये इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम जो है, जिसके अंदर हम लोग जब मोटर्स के ज़रिए पावर जनरेट होती है और उसको मशीन की तरफ भेजने के लिए हम लोग चेन सिस्टम, बेल्ट ड्राइव सिस्टम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गियर हो गया, चेन हो गए, बेल्ट हो गया, ऐसी जो ड्राइव सिस्टम्स है, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स है, उनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो कंबाइंड ड्राइव के बारे में मैंने पहले ही बताया था। सो ये पुराने समय में इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा लाई जाती थी। इस मेथड में मेन शाफ्ट के द्वारा अनेक मशीनों को चलाया जाता था। सो कंबाइन सिस्टम में मेन मोटर्स जो होती थी पावर जनरेट करती थी, और ये पावर जो मेन शाफ्ट होता था उस शाफ्ट तक दी जाती थी, या उस मेन शाफ्ट को उसके थ्रू चलाया जाता था, मोटर के थ्रू मेन शाफ्ट को चलाया जाता था। मतलब जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती थी उस पावर को शाफ्ट को दिया जाता था, वो मेन शाफ्ट रहता था। और उस शाफ्ट को अलग अलग पावर को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए अलग अलग पार्ट्स लगाए हुए रहते थे। मोस्टली इसके अंदर बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स होती थी, फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम, और मेन शाफ्ट को मिलने वाली पावर उनके ऊपर लगी हुई फ्लैट पुलिस को मिलती थी, और उनके थ्रू वो अलग अलग जगह पे दी जाती थी, अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए, अलग अलग पुर्जों को चलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा जगह लेने वाला एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम था, जिसके ज़रिए बहुत सारे पुर्जों को चलाया जाता था, मशीनों को चलाया जाता था। लेकिन ये सबसे बड़ी जगह जो थी, वो सबसे बड़ी जगह को वो क्या करता था, काबिज करता था, या हम लोग बोल सकते हैं जगह ले रखता था, या उसके लिए बहुत सारी जगह लगती थी, और जिसकी वजह से काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये पहले ज़माना था, पहले के ज़माने में था। लेकिन अभी में क्या हो गया, इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम आ गई, जिसकी वजह से जगह कम लगने लगी, छोटी सी जगह में बहुत सारे मशीनों को हम लोग रखने लगे, और जिसकी वजह से काम करने का तरीका भी सुधर गया, क्वालिटी सुधर गई, क्वांटिटी सुधर गई, और एररलेस वर्क होना चालू हो गया। ये इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम का एक बेनिफिट हो गया, अगर हम लोग कंबाइंड ड्राइव के साथ में कंपेयर करें तो। उस सिस्टम में मशीनों को चलाने के लिए एक मोटर तो होती थी, या फिर उसकी जगह पे इंजन भी इस्तेमाल में लाए जाते थे। उसके अंदर कंबाइंड ड्राइव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर रिक्वायर अनुसार की ज़रूरत के अनुसार या आवश्यकता अनुसार मशीनों को चलाने के लिए या बंद करने के लिए फास्ट एंड लूज पुलिस जो होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो कंबाइंड ड्राइव सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि कंबाइंड ड्राइव सिस्टम कैसे वर्क करती थी। यहाँ पे एक मेन मोटर है, बाकी सभी अलाइड है, मेन शाफ्ट के थ्रू वो पावर ट्रांसमिट होती है इस तरीके से बेल्ट ड्राइव सिस्टम से, और वो फिर नीचे एक शाफ्ट है उसके थ्रू अलग अलग जगह पे उस पावर्स को ट्रांसमिट किया। तो ये एक सिस्टम है कंबाइंड ड्राइव सिस्टम, ये पुराने ज़माने की और अभी की इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। तो ड्राइविंग सिस्टम पावर ट्रांसमिशन में किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से उनके अंदर बदलाव आ गए, ये हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में समझ लिया है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं उस इंडिविजुअल ड्राइव के क्या फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम आ गई पावर ट्रांसमिशन मेथड में, तो उसके क्या फ़ायदे हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि लेस कंजम्पशन ऑफ पावर। अगर हम लोग पावर बोलेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में मोस्टली पावर को प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट मतलब मोटर, जो इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिकल पावर लेता है। तो इस सिस्टम की वजह से क्या हो गया, जो बिजली की खपत थी या
बिजली का जो खर्चा था वो कम हो गया। क्योंकि क्या है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर समय तक आपको एक ही मशीन को चलानी है। काम होने के बाद वो मशीन आप बंद कर सकते हो। चलाने के जगह और बंद करने की जगह नज़दीक, जिसकी वजह से आप इंस्टेंटली मशीन को चालू कर सकते हो, इंस्टेंटली बंद कर सकते हो, कहीं दूर जाने की जगह नहीं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल लॉसेस जो होते थे या पावर लॉसेस जो होते थे वो कम हो गए, बहुत ही कम हो गए, जिसका बेनिफिट इंडस्ट्री को हो गया। दूसरी अगर बात करें हम लोग, तो मशीनों को स्थापित करने के लिए कम स्थान या कम जगह की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, अगर हम लोग इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम को देखेंगे तो उसकी वजह से मशीनें छोटी हो गई, उनके लिए जगह कम कम जगह में भी वो समाने लगी, वो बेनिफिट हो गया। इसके लिए क्या हो गया, छोटे छोटे वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें हम लोग मैनेज कर पाए, ये उसका एक बेनिफिट हो गया। तो यही है कि मशीनों को स्थापित करने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए कम जगह की ज़रूरत आन पड़ी, ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उसका एक बेनिफिट हो गया। तीसरा जो है, ये दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो गई इसकी वजह से। क्योंकि जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंबाइंड ड्राइव की, तो जहाँ पे पावर देना है, मशीनों को चलाना है, वो जगह कहीं और होती थी और वहाँ पे जाके आपको मशीनों को चालू करना होता था। तो यहाँ पे कोई मशीन के साथ में काम कर रहा है या उसका मेंटेनेंस कर रहा है, वो वहाँ पे चालू करने वाले बंदे को अगर पता नहीं है और वो चालू करेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ऐसे सिस्टम में, कंबाइंड ड्राइव सिस्टम में ज़्यादा होते थे। लेकिन इंडिविजुअल में कैसे हो गया कि मशीनों को चालू करने के लिए जो ऑपरेशनल बॉक्स होता है, चालू बंद करने का जो बॉक्स होता है, स्विच होता है, वो मशीनों के ऊपर ही लगाया दिया गया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, मशीनों के ऊपर वो स्विच बॉक्स लगाने की वजह से मशीनों को कंट्रोल करना इजी हो गया और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो गए। ऐसी बहुत सारी संभावना है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते थे कंबाइंड ड्राइव में, वो इंडिविजुअल ड्राइव की वजह से पूरी तरीके से क्या किए, मिटा दिए गए या कम किए गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इन सिस्टम्स के अंदर, इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम्स के अंदर बेल्ट को एडजस्ट करना, बेल्ट को रिप्लेस करना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। पूरे सिस्टम को खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर एक जगह से आप उन ड्राइव सिस्टम में से खराब हुए बेल्ट को रिप्लेस कर सकते हो, या फिर पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स के अंदर स्पीड को आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो थ्रू द चेंजिंग ऑफ बेल्ट और एडजस्टमेंट ऑफ अ बेल्ट्स। तो ये सभी कैसे हो गया, इंस्टेंट होना चालू हो गया इंडिविजुअल ड्राइव्स की अगर हम लोग बात करें तो ये उसका एक बेनिफिट हो गया। और इसकी वजह से हम लोगों को रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो है, ये रिक्वायर्ड ऑपरेशंस करने में कोई दिक्कत जो पहले आती थी वो आना बंद हो गई, या तकलीफें आना बंद हो गई, हम लोग उसको इजीली कर पाए। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो इसकी वजह से मशीनों की जगह कम हो गई, मशीनों को कम जगह में हम लोग सेट कर सके, जिसकी वजह से उनके ऊपर ऑपरेशंस करने के बाद हम लोग मशीनों को इजीली साफ कर पाए या उनका क्लीनिंग कर सके। मतलब वर्कशॉप या वर्क प्लेस जो है उसको हम लोग क्लीन कर पाए, उसके लिए अलग से हम लोगों को मशीनों को चालू और बंद करने के लिए सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं आ पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीनों की जगह कम हो गई, कम जगह में हम लोग काम करने लगे। चालू करने वाला बंदा मशीन को खुद बंद करके उस मशीन की मेंटेनेंस या साफ सफाई कर पाएगा, ऐसी सिचुएशन आन पड़ी, जिसका बेनिफिट ये हो गया कि एक्सीडेंट भी कम हो गए और मशीन का रख रखाव भी बढ़ गया, उनका मेंटेनेंस करना भी बन गया, उनका क्लीनिंग करना भी बन गया। इसकी वजह से वर्क एरिया भी क्लीन होने लगा, मशीनें भी साफ होने लगी। ये इसका मेन बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है किसका, तो इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम का। सो एडवांटेजेस जो हम लोगों ने देखे हैं इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के, इन एडवांटेजेस की वजह से आज की पावर इंडस्ट्रीज में या आज के प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये पावर ट्रांसमिशन अलग अलग मीडियम से किया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सुना है, समझा है, सीखा है। जैसे कि पुली ड्राइव्स हो गया, बेल ड्राइव हो गया, चेन ड्राइव हो गया, गियर ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव, शाफ्ट, क्लच, कपलिंग, कैम,
and frictional drives. So, my dear students, इसके अंदर हम लोगों ने उन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की थी। नेक्स्ट, जिस चीज़ के बारे में हमको सीखना है, तो शाफ्ट क्या है हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, क्योंकि शाफ्ट के बिना पावर को ट्रांसमिट करना बहुत ही मुश्किल है। शाफ्ट हर किसी जगह पे होता है। पावर ट्रांसमिट करने वाली मोटर के अंदर भी शाफ्ट लगा हुआ रहता है। ये जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो शाफ्ट इस सिस्टम का एक मेन हिस्सा है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। उसके बिना पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। जो भी आपको माउंट करना है, चाहे आपका स्प्रॉकेट होने दो, चेन सिस्टम होने दो, पुलीज होने दो, वो माउंट कहाँ पे करोगे अगर शाफ्ट नहीं रहेगा तो शाफ्ट इज अ मेन पार्ट। इसके लिए हम लोगों ने पहले टॉपिक के अंदर शाफ्ट के बारे में जानकारी हासिल की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाफ्ट्स, और इसमें हम लोग हर एक उन एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे पुली, बेल्ट ड्राइव, चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव, कपलिंग, शाफ्ट, क्लच, शाफ्ट ड्राइव। तो कपलिंग एंड शाफ्ट, क्लच एंड शाफ्ट, तो शाफ्ट ड्राइव हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, सीख लिया। तो आगे आने वाले सेशन के अंदर हम लोग पुली, बेल्ट ड्राइव, चेन, स्प्रॉकेट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव, कपलिंग, क्लच, कैम ड्राइव और फ्रिक्शन ड्राइव्स के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को जिसके बारे में सीखना है या जानकारी लेनी है, वो है पुली ड्राइव के बारे में, जिसे हम लोग पुली के नाम से भी कहते हैं। पुली इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाले मोस्ट ऑफ ऑल मशीन्स के अंदर पुली ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ ऑल मतलब अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो 70% मशीन्स ऐसे होती है जिनके अंदर हम लोगों को इस पुली ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। पुली ड्राइव विथ बेल्ट, पुली विथ बेल्ट। पुली ड्राइव मतलब पुली इंडिविजुअली पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकती, उसके लिए आपको बेल्ट की जरूरत है या फिर रोप की जरूरत है। एक तो रोप का इस्तेमाल करके आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो थ्रू द पुली, या फिर बेल्ट का इस्तेमाल करके। तो पुली आएंगे तो आगे जाके हम लोगों को बेल्ट के बारे में भी सीखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पुली क्या है और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो पुली ड्राइव के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो पुली ड्राइव में पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफर करने के लिए दोनों शाफ्ट पर पुली का यूज किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह सब हम लोगों को पावर को ट्रांसमिट करना है तो दोनों साइड्स में हम लोगों को पुली का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक पुली का इस्तेमाल करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। पुली एक सर्कुलर व्हील के शेप का होता है जिसके सेंटर में शाफ्ट के ऊपर बिठाने के लिए शाफ्ट के साइज का या शाफ्ट के डायमीटर का, आउटसाइड डायमीटर के बराबर एक होल बना हुआ रहता है, जिसके अंदर की बिठाने के लिए कीवे बना हुआ रहता है, और उसे लॉक करने के लिए पुली के ऊपर एक थ्रेडेड होल बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उस जगह पे लॉक हो जाए। जो कीवे होता है वो दर्शाया गया है। वो कीवे के अंदर चाबी लगाई जाती है, की लगाई जाती है, और शाफ्ट को या शाफ्ट के ऊपर इस पुली को बिठाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुली को चढ़ाना, शाफ्ट के ऊपर पुली को चढ़ाना या बिठाना। और बाद में उसके ऊपर बेल्ट जो होता है उस बेल्ट को चढ़ा दिया जाता है या बिठा दिया जाता है, और बाद में स्क्रू या नट के जरिए जो थ्रेडेड होल होता है पूरे तरीके से पुली को शाफ्ट के साथ क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से जब शाफ्ट घूमे तो पुली शाफ्ट के मूवमेंट के साथ में एक्ट करे या घूमे। मोस्टली पुली जो होती है ये कास्ट आयरन से बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुलिस को माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम या फिर वुड,
इनसे भी बनाया जाता है और बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। पुली के जो डायमीटर होते हैं, इन डायमीटर को कम ज्यादा करके शाफ्ट की जो घूमने की गति होती है या स्पीड होता है, उस स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर हम लोग देखेंगे तो ड्रिलिंग मशीन के ऊपर दो साइड में पुली सिस्टम लगी हुई है। मैंने आपको उसको दिखाया था जब ड्रिल मशीन के बारे में बताया था। तो वहां पे क्या है, अलग अलग स्टेप्स में उनको लगाया गया है। मतलब एक साइड में मोटर के ऊपर लगी हुई जो पुली आप देखोगे तो उसके ऊपर बड़े साइज का स्टेप बना हुआ है, उसके बाद में नीचे उससे छोटा, उसके बाद उसके नीचे और छोटा डायमीटर बना हुआ है, उसके नीचे और छोटा डायमीटर बना हुआ है। वही अगर उसके अपोजिट एंड में जहां पे स्पिंडल के ऊपर दूसरी पुली लगाई गई है, वहां पे क्या है, तो नीचे की तरफ बड़ा व्हील बनाया गया है, बड़ा डायमीटर रखा गया है पुली के स्टेप में, उसके ऊपर उससे थोड़ा छोटा, फिर उसके मतलब रिवर्स किया गया है या अपोजिट उसको बिठाया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग ऑफ द बेल्ट। तो ये कैसे होता है, तो उसके बारे में आपको उस टाइम पे मैंने बताया था। आगे जाके जब हम लोगों को स्टेप पुली के बारे में आएगा, मैं आपको उसके बारे में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुली के डायमीटर के अनुसार बेल्ट को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पुली का मेन यूज क्या है, तो पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा अगर हम लोग कहें तो स्पीड को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, मतलब कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, या पुली ड्राइव सिस्टम का, बेल्ट ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम आ गई तो वहाँ पे आपको पुली इस्तेमाल करनी है। मैंने पहले ही कहा है 70% अगर हम लोग बात करें तो 70% सिस्टम के अंदर, मशीनों के अंदर हम लोगों को ये सिस्टम मिलती है, बेल्ट एंड पुली सिस्टम। क्यों मिलती है, क्या वजह है, उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। मैंने बताया था कि देखो कि जब ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम ईजाद की गई या बनाई गई तो इनको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कहीं पे ज़्यादा कैपेसिटी के बाहर मशीनों के ऊपर लोड आता है तो वहाँ पे बेल्ट जो है, ये बेल्ट स्लिप होंगे, फिसलेंगे और दोनों साइड का जो मोशन है वो रुक जाएगा। मोशन रुकेगा मतलब वो पार्ट्स अपने आप घूमते रहेंगे लेकिन बेल्ट घूमना बंद हो जाएगा। वो पार्ट बेल्ट के ऊपर स्लिप होते रहेंगे, मतलब वो खाली घूमते रहेंगे, बेल्ट अपनी जगह पे रुकेगा, पावर ट्रांसमिशन पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। सो ये जो है, इसकी वजह से बहुत सारी मशीनों का बंद होना बहुत बड़ी तादाद में रोका गया। मतलब ही मेन पावर प्रोड्यूसिंग पार्ट जो होता है, जिसे हम लोग मोटर कहते हैं, उस मोटर के ऊपर लोड हो आके या लोड की वजह से ट्रिप होना या लोड की वजह से वो जल जाना, ये पूरे तरीके से बंद हुआ बिकॉज ऑफ दिस बेल्ट एंड पुली सिस्टम। इसीलिए ऐसे मशीन्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, दूसरा जिनके अंदर जो मोटर्स बिठाई गई वो बहुत ही महंगी है, और उनका खराब होना मतलब सबसे ज़्यादा मशीनों की लागत के ऊपर खर्चा आना या उसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा आना, ये पूरी तरीके से कम करने के लिए उन मशीनों के अंदर क्या किया गया है, इस बेल्ट ड्राइव और पुली ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारी मशीनों के अंदर हम लोगों को यही सिस्टम दिखाई देती है या मिलती है। तो ये जो पुली है, इस पुली के कुछ पार्ट्स है, तो वो पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि फेस हो गया, ये पूरा सेक्शन जो है उसे फेस कहा जाता है। सेंटर का सेक्शन जो होता है उभरा हुआ, ऐसे कॉन्वेक्स सेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ या गोलाकार है, कॉन्वेक्स शेप में है, सेंटर का ही सेक्शन है कॉन्वेक्स सेक्शन में है, तो उसको शोल्डर कहा जाता है। अंदर जो ग्रू है ये हम लोग देख रहे हैं, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज नोन एज अ की वे, जहाँ पे की बिठाई जाती है। दिस सेक्शन इज नोन एज अ हब, ये पूरा सॉलिड होता है, बाद में उसके अंदर शाफ्ट के हिसाब से बोर किया जाता है।
तो ये हब कहलाता है, जहाँ पे शाफ्ट बैठाया जाता है या शाफ्ट बैठने के लिए होल बनाया जाता है और बाद में उसके अंदर कीवे बनाया जाता है। उसके बाद जहाँ पे वो शाफ्ट बैठेगा वो जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, बोअर कहा जाता है। पुली को सपोर्ट देने के लिए इक्वली आर्म्स बने हुए रहते हैं। ये क्या है, पुली के आर्म्स जो उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। और पुली का वो हिस्सा जिसके ऊपर पुली का फेस बना हुआ रहता है, दैट इज नोन एज अ रिम। इसे क्या कहते हैं, रिम। तो पुली के पार्ट्स को, इस फ्लैट पुली को क्रॉस कटिंग करके इन पार्ट्स को यहां पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। फेस, हब और बॉस, बोअर, रैम, आर्म सॉली, कीवेज, शोल्डर, ये क्या हो गए, पुली के पार्ट्स हो गए। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। अगर हम लोग इस ड्राइंग में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है फेस, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरा सेक्शन फेस के अंडर ही आता है, ये पूरा सेक्शन फेस कहलाता है अगर हम लोग देखेंगे तो। लेकिन खाली ये बीच का जो सेक्शन है उसको शोल्डर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, लेकिन वो फेस का एक पार्ट है। शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ अ फेस। तो फेस, पुली के ऊपर का जो भाग है उसे फेस कहा जाता है। इसके बीच का उभरा हुआ तथा साइड में थोड़ा सा झुका हुआ पार्ट होता है, जिससे कि बेल्ट फिसल ना पाए। तो ये जो फेस है उस फेस का पूरा पार्ट प्लेन नहीं होता है, तो बीच का पार्ट मैंने पहले बोला ये उभरा हुआ रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। और इस कॉन्वेक्सिटी की वजह से बेल्ट जो है वो बेल्ट इस जगह से स्लिप नहीं होता, उसी जगह पे बना रहता है, क्योंकि वो एक प्रकार से इस तरीके से उसके ऊपर बैठ जाता है, कॉन्वेक्स सिटी में वो बैठ जाता है। मतलब वो बैठ के अपने शेप को वो पुली के फेस के शेप में ढाल लेता है, जिसकी वजह से घूमते हुए वो आजू बाजू नहीं होता। ये उस फेस की वजह से होता है जो उभरा हुआ रहता है, और बाकी का जगह नीचे झुकी हुई रहती है। फेस के उभरे हुए भाग को पुली की क्राउनिंग या रिम कहा जाता है। ये जो उभरा हुआ भाग है उसको पुली की रिम या क्राउनिंग कहते हैं। फेस का ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, पुली की रिम या क्राउनिंग कहा जाता है। पुली के फेस में क्राउनिंग देने से पहले या क्राउनिंग देने से, पुली के फेस में क्राउनिंग देने से बेल्ट सेंटर में बना रहता है जब वो घूमता है, जिसकी वजह से वो उस पुली से नीचे फिसल के बाहर नहीं आता, बिकॉज ऑफ दिस क्राउनिंग या फिर रिम। क्राउनिंग से बेल्ट को फास्ट पुली से लूज पुली पर शिफ्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत जल्दी हम लोग उसे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन पुली के ऊपर अगर क्राउनिंग की मात्रा बढ़ा दी जाए या ज़्यादा की जाए, मतलब पुली के ऊपर क्राउनिंग सेक्शन को बड़ी साइज में या बड़े आकार में किया जाए, तो ये बेल्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए पुली की डायमीटर प्रोपोर्शन में ही उस क्राउनिंग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हब, या उसे कुछ लोग बॉस के नाम से भी कहते हैं, हब या फिर बॉस। ये जो है इसे हब या बॉस कहते हैं, ये पूरे सेक्शन को। हब या बॉस क्या है, पुली के अंदर सुराख वाले भाग जो होता है, जहां पे सुराख होता है या होल होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, हब या फिर बॉस कहते हैं। ये मुख्यतः 3 आकार के होते हैं या शेप में मिलते हैं। फर्स्ट है सॉलिड हब, दूसरा है स्लॉटेड हब, और तीसरा जो है स्प्लिटेड हब। उसमें से हम लोग फर्स्ट समझेंगे सॉलिड हब क्या है। सॉलिड हब का यूज
एक ही साइज के शाफ्ट के लिए किया जाता है। जहां पे सॉलिड हब बनाया हुआ है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो एक ही टाइप का शाफ्ट बिठाने के लिए करते हैं। फिर होता है स्लॉटेड हब। इस हब की एक साइड में स्लॉट बने हुए रहते हैं। इस हब में शाफ्ट को फिट करने के लिए नट बोल्ट का यूज किया जाता है। इस हब का मुख्य या मेन बेनिफिट यही है कि इसमें शाफ्ट को हब के साइज के अनुसार सेट किया जाता है या सेट किया जा सकता है। तीसरा जो टाइप है उसे कहा जाता है स्प्लिटेड हब। स्प्लिटेड हब की अगर हम लोग बात करें तो ये हब दो भागों में रिम तथा बॉस में बनी हुई रहती है। रिम या बॉस पर बोल्ट लगे हुए रहते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग साइजों के शाफ्ट को बिठाने के लिए और उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। तो हब और बॉस क्या है और उसके तीन टाइप कौन से हैं ये हम लोगों ने बेसिकली सीख लिया, समझ लिया। उसके बाद हम लोगों को देखना है बोर। तो बोर कहां पे है, बड़े एरो से वहां पे दिखाया गया है बोर। ये हब के अंदर शाफ्ट के डायमीटर के अनुसार बनाया गया होल या छिद्र होता है। इस होल या छिद्र में कीवे बनी हुई रहती है या कीवे बना हुआ रहता है जो पुली या शाफ्ट को स्थिर या स्टडी रखने के लिए हेल्प करता है या सहायता करता है। नेक्स्ट जो है उसे क्या कहते हैं, आर्म मतलब भुजा। ये पुली के अंदर शाफ्ट और बॉस के बीच में लगी होती है। आर्म कहां पे होती है, पुली के अंदर शाफ्ट और बॉस उनके बीच में लगी हुई रहती है। शाफ्ट और बॉस के बीच में लगी हुई क्या रहती है, आर्म रहती है। इसमें 4 से 8 या अधिक भुजाएं हो सकती है जो बॉस या पुली रिम को मिलाने का या जोड़े रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्या है, तो कीवे। कीवे किसे कहते हैं, पुली को शाफ्ट के ऊपर घूमने से रोकने के लिए इसके सुराख के साथ में, मतलब ही जो होल बनाया गया है पुली के अंदर शाफ्ट को बिठाने के लिए या शाफ्ट के ऊपर बैठने के लिए, उसके अंदर यह स्लॉट बना हुआ रहता है। यह स्लॉट रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसे ही कीवे कहा जाता है। इसकी वजह से शाफ्ट और पुली एक ही जगह पर एक्सियल कंडीशन में, दोनों के एक्सिस पैरेलल पोजीशन में आते हैं और उसकी वजह से एक ही जगह पे वो रोके जाते हैं। इसीलिए जब इनका मूवमेंट होता है तो ये साथ में घूमते हैं और वो भी कैसे, सेंटर से समांतर या सेंटर से पैरेलल घूमने का काम करते हैं बिकॉज ऑफ द कीवे। कीवे के बाद जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट के ऊपर भी एक थ्रेडेड होल बना हुआ रहता है जिसके अंदर से एक एलन की या फिर ग्रब स्क्रू बिठाकर शाफ्ट को पूरे तरीके से लॉक करते हैं, जिसकी वजह से अगर की खराब हो जाए या की का मूवमेंट या वर्क करना रुके तो वो स्क्रू या बोल्ट पुली को शाफ्ट के साथ में घूमने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है शोल्डर। पुली के रिम का वह उभरा हुआ भाग जो हम लोग देख रहे हैं, पुली के रिम के ऊपर का जो उभरा हुआ भाग, कॉन्वेक्स भाग जो है, जो मैंने आपको दिखाया, जिसके कारण बेल्ट पुली से फिसलकर बाहर नहीं जाती, उसे ही शोल्डर कहा जाता है। तो क्राउन, शोल्डर क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पुली के टाइप्स और इनके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में सीखने की या जानने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड डे।